ऑलराइट, अब हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। ठीक है, प्लेसेंटेशन की क्रिया मैमल्स में देखने को हमें मिलती है, ये हम बोल के चलते हैं। दूसरी बात अगर हम बोलते हैं तो प्लेसेंटेशन का मतलब क्या है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा को हम अपरा भी बोलते हैं। ठीक है, अपरा के नाम से भी जानते हैं, और इसके निर्माण की क्रिया को भी हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब दूसरी बात हम करते हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण तो हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर संरचना कौन सी बन रही है? प्लेसेंटा, अपरा का निर्माण हो रहा है, राइट। अब कुछ साइंटिस्ट ने अपरा, ये जो प्लेसेंटा है, इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया कि हम बोलते हैं प्लेसेंटा क्या है? एक प्रकार का अस्थायी अंग है, टेम्पररी ऑर्गन है, जो कि फॉर्म होता है मदर और फीटस। ठीक है, माता और भ्रूण के बीच में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसके द्वारा काफी सारे पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि भ्रूण जो परिवर्धन कर रहा है वो आसानी से परिवर्धन कर सके, उसे उसकी जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी फिजियोलॉजी है, वो सारी इस प्लेसेंटा नामक संरचना से मेंटेन की जा सके। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्लेसेंटा क्या है? एक प्रकार का टेम्पररी ऑर्गन है, अस्थायी अंग है, जिसका फॉर्मेशन किस किस के बीच में हो रहा है? मदर और माता और भ्रूण, एम्ब्रियो के बीच में। इन दोनों के उत्तक जो होंगे वो आपस में भाग लेंगे और प्लेसेंटा जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इसे हिंदी में आवल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। दूसरी चीज जो हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो चलो हम बोलते हैं कि दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक हम बोलते हैं ओविपेरस, एक हम बोलते हैं विविपेरस। ठीक, दो प्रकार के जंतु होते हैं, ओविपेरस होते हैं, विविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या हुआ कि अंड प्रजक, ठीक है, जो कि अंडे के द्वारा जनन क्रिया करवा रहे हैं और अंडे से शिशु का जन्म होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओविपेरस। मतलब एग से परिवर्तन होगा, एग से डेवलपमेंट। ठीक है, एक का बेस्ट एग्जांपल होते हैं एम्फीबियंस, कुछ रेप्टाइल्स में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है, कुछ एवीज में भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। दूसरी हम बात करेंगे विविपेरस की, जिसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट क्या हो रहा है? बेबी बॉर्न हो रहा है। विविपेरस मतलब शिशु प्रजक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि शिशु का जन्म हो रहा है इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इन जंतुओं के द्वारा, डायरेक्ट बेबी बॉर्न। अब वो बेबी जो है उसका परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? मदर के अंदर। ठीक है, तो माता के अंदर हुआ है, उसकी यूटेरस भाग जो है, यूटेरस भाग जो है वहां पर परिवर्तन हुआ है, गर्भाशय भाग में हुआ है, इसलिए हम इन जंतुओं को विविपेरस या शिशु प्रजक बोलेंगे। और ऐसे जंतुओं में ही हमें अपरा या प्लेसेंटा की संरचना देखने को मिलती है, जहां पर मदर के अंदर ही भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा हो, भ्रूण का परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार के जंतु हो सकते हैं। अब विविपेरस का जब हम एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं तो इसके अंदर आते हैं यूथेरियन मैमल्स। मोस्ट प्रोबेबली हम बोलेंगे कि इनके अंदर मैमल्स ही आते हैं। मैमल्स ही ऐसे जीव हैं जिनके अंदर बेबी डेवलप होता है। ठीक है, तो मैमल्स में भी यूथेरियन मैमल्स इनमें
आते हैं जिन्हें हम सच्चे मैमल्स या ट्रू मैमल्स के नाम से जानते हैं, ट्रू मैमल्स के नाम से जानते हैं, राइट। यूथेरियल मैमल्स। इसके अलावा हम एक बात करते हैं प्रोटोथीरियन मैमल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रोटोथीरियन मैमल्स जो होते हैं ये एग लेइंग होते हैं और इनमें प्लेसेंटा की संरचना बिल्कुल ना के बराबर होती है, वहां देखने को हमें नहीं मिलती। तो प्लेसेंटा संरचना प्रोटोथीरियन मैमल्स में हमें नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर उपस्थित नहीं रहेगी। यूथेरियन मैमल्स में ही प्लेसेंटा की संरचना होती है, प्लेसेंटा स्ट्रक्चर उपस्थित रहता है, ठीक है। प्रोटोथेरियन मैमल्स एग ले करते हैं, इसलिए उनमें प्लेसेंटा नहीं। दूसरी बात हम ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैमल्स में ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ हम बोल सकते हैं प्लेसेंटा का निर्माण कुछ फिशेस में होता है जो कि विविपेरिटी शो करती हैं, डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करती हैं, उन फिशेस में हो सकता है। कुछ लिजार्ड्स में भी देखने को मिलता है इस तरह की संरचना, राइट। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जहां पर विविपेरिटी है वहां हर जगह पे प्लेसेंटा निर्माण देखने को आसानी से हमें मिले, राइट। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं प्लेसेंटा की कि किस तरह से अलग-अलग साइंटिस्ट ने प्लेसेंटा को डिफाइन किया है या बताया है कि प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले साइंटिस्ट आए थे हार्वे। इन्होंने क्या बताया कि मदर के ब्लड का ही एक्सटेंशन है ये प्लेसेंटा, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे मैथ्यू और इन्होंने बताया कि श्वसन अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह होता है। तीसरे साइंटिस्ट आए जेनकिसन और हमारे चौथे साइंटिस्ट आए ओवोप्रोसाई, ठीक है। इस प्रकार से चार साइंटिस्ट ने प्लेसेंटा निर्माण की क्रिया को बताया। सबसे पहले हार्वे की बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माता के ब्लड का, माता के रक्त का ही विस्तार है, ठीक है। उसी में विस्तार हुआ और उसी संरचना को प्लेसेंटा नाम दिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मदर में जो ब्लड कैपिलरीज उपस्थित होती है, जाल उपस्थित होता है ब्लड कैपिलरीज का, केशिकाओं का, वहां पे उन्हीं में एक्सटेंशन हुआ और प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। ये हार्वे ने एक्सप्लेन किया था, उनकी अपनी थ्योरी थी, उनका अपना सिद्धांत था। दूसरे साइंटिस्ट आए मैथ्यू। इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा श्वसन अंग की तरह होती है जो कि भ्रूण की श्वसन अंग की तरह कार्य करती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं फेफड़ों की तरह कार्य करती है, एक भ्रूण के फेफड़ों की तरह उपस्थित है। मतलब कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह है, भ्रूण जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के लंग्स की तरह कार्य करती है, वहां फंक्शन करती है। तीसरी साइंटिस्ट आए हमारे जेनकिसन। इनका अपना सिद्धांत था। इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा का निर्माण मैटरनल प्लस फीटल दोनों टिश्यूज से मिलकर होता है, ठीक है। माता के उत्तक और जो भ्रूण है उसके उत्तक दोनों आपस में मिलते हैं और प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ओवोग्रोसर नाम के साइंटिस्ट आए फिर। इन्होंने भी बताया कि दो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से
इनका निर्माण होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर प्लेसेंटा जैसी संरचना को बनाते हैं। दैट मींस मदर के ऊतक और शिशु या भ्रूण जो डेवलप हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसके ऊतक आपस में मिलकर प्लेसेंटा की संरचना बना रहे हैं। दैट मींस मदर के टिश्यूज और एम्ब्रियो के टिश्यूज मिलकर प्लेसेंटा को फॉर्म कर रहे हैं और ये प्लेसेंटा सब्सटेंसेस के आदान प्रदान में हेल्प करता है। दैट मींस सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह पर हेल्प करे। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने सिद्धांत दिए प्लेसेंटा के बारे में और बताया कि प्लेसेंटा ये हो सकता है, इस प्रकार की संरचना हो सकती है, ये कार्य इसका हो सकता है। बाद में इसे जेंकिंसन और ओब्रॉसर की जो थ्योरीज थी इन्हें आगे बढ़ाया गया और इन्हीं को आगे जाकर आधार माना गया। ठीक है, बाकी गलत किसी ने नहीं बोला था, सबका अपना अपना व्यू था और वो चीज है भी, पर पूरी तरह से इन दोनों ने ही एक्सप्लेन किया ना चीजों को, तो इनकी थ्योरी को ही आगे ले जाकर माना गया। बाकी पॉइंट्स आगे वालों से भी उठा लिए जाते हैं। एक चीज और जो हमें देखने को मिलती है कि प्लेसेंटा हम बोले अस्थायी अंग है, टेम्पररी ऑर्गन है, तो जैसे ही परिवर्धन पूरा हो जाएगा, बेबी बाहर रिलीज होगा, उस टाइम पे प्लेसेंटा क्या करता है, अलग हो जाता है। ठीक है, माता से जुड़ा हुआ रहता है लेकिन उस टाइम पे वो अलग हो जाता है, बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, इनके कुछ कार्य भी रहते हैं प्लेसेंटा के, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की तरह, श्वसन अंग की तरह प्लेसेंटा कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भ्रूण को, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या करेगा, मदर के ब्लड से, माता के रक्त से ले लेगा ऑक्सीजन को, और CO2 से बाहर रिलीज करना होगा तो वो CO2 को बाहर की तरफ दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे ये रेस्पिरेशन करके एक्सचेंज क्रिया को करवाता है। क्लियर? दैट मींस कि रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, O2 एंड CO2 का आदान प्रदान हो रहा है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, और वो विधि कौन सी है, कौन से प्रोसेस के द्वारा हो रहे हैं, विसरण विधि के द्वारा। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इनमें आदान प्रदान देखा जाता है। दूसरी बात करते हैं हम एक्सक्रीशन। जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको जो भ्रूण है वो क्या करता है, माता के रक्त में भेज देता है, जिससे कि उनकी उत्सर्जी क्रिया, एक्सक्रीशन की जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वो प्रॉपर्ली वहां हो पाती है। तो हम बोलेंगे कि ये अमोनिया और हम बोल सकते हैं यूरिया, इनको बाहर की तरफ भेजता है मदर के ब्लड में, और ये क्रिया भी किस विधि द्वारा होगी, डिफ्यूजन की विधि द्वारा इस क्रिया को देखा जाएगा। राइट, तीसरी बात करते हैं इसके फंक्शन की, न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पोषण पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का आदान प्रदान भी माता के रक्त से होता है। जिस भी न्यूट्रिएंट की नीड होगी प्लेसेंटा के द्वारा वो भ्रूण तक चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंटिव सब्सटेंसेस जो होंगे वो यहां से जा सकते हैं एम्ब्रियो तक, भ्रूण तक। ठीक है, और उन्हें ग्रोथ करने में हेल्प करें। चौथी बात, प्लेसेंटा हमारा
स्टोरेज की तरह भी कार्य करता है कि वहां पर कुछ संचित करके रखता है पदार्थों, और उन पदार्थों को हम बोलते हैं फैट्स, ग्लाइकोजन, राइट। इस प्रकार के पदार्थों को ये इकट्ठा करके रखता है। ठीक, फैट्स, ग्लाइकोजन एंड आयरन प्लेसेंटा के अंदर स्टोर फॉर्म में संचित रूप में उपस्थित रहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये एक इम्यूनिटी की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको भी बढ़ाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि मदर की ब्लड से, माता के रक्त से क्या अंदर जाएंगी, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जाती हैं, किस तक जाती हैं, फीटस तक जाती है, भ्रूण तक जाएंगी, और वो एंटीबॉडी मोस्टली किस फॉर्म में होती है, आईजीजी के फॉर्म में होती है। आईजीजी जो होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही ट्रांसफर होती है, जिससे कि डिजीज रेजिस्टेंट पावर जो होती है, हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, डिजीज रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाती है और डिजीजेस में कमी आती है। डिजीजेस किस प्रकार के हो सकते हैं, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स। जब बच्चा जस्ट बॉर्न होता है उस टाइम पे इस प्रकार के डिजीजेस देखने को मिल जाते हैं। तो इन डिजीजेस से, इन बीमारियों से निदान मिलता है। छोटी चेचक है, डिप्थेरिया है, मीजल्स है, तो ये सारे रोग कम हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, ठीक है, बूस्ट हो रही है, और ब्लड के द्वारा जा रही है माता से, मदर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्लेसेंटा का कार्य हार्मोन्स का सिक्रीशन भी होता है, हार्मोन का स्रावण भी प्लेसेंटा करता है। जैसे अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे हार्मोन्स का स्रावण प्लेसेंटा करता है। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन भी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है इस समय पर जब प्लेसेंटा बन चुका है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन से क्या होगा, प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो पाती है और आगे की तरफ डेवलपमेंट हो पाता है, परिवर्तन हो पाता है। गोनेडोट्रोपिन्स हैं, प्लेसेंटल लैक्टोजेंस हैं, ये सभी इसके द्वारा स्रावित होते हैं। इसके अलावा रिलैक्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो भी प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किया जाता है, और इस एंजाइम की अगर हम बात करें, राइट, तो रिलैक्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, जब बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है, बेबी बाहर आता है, तो उस टाइम पे मसल्स को, यूटेरस की जो मसल्स हैं, गर्भाशय की जो भित्ति है उसको संकुचन करवाता है, संकुचित करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसके कारण आगे की तरफ बेबी रिलीज हो सके। तो रिलैक्सिन हार्मोन भी इसी के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स। जो मेडिसिन्स होती हैं उन मेडिसिन्स का भी ट्रांसपोर्ट प्लेसेंटा के द्वारा होता है। जैसे मदर सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है, उस टाइम पे डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो मेडिसिन कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा जो ब्लड बैरियर है उसके द्वारा अंदर शिशु तक जो डेवलप हो रहा है भ्रूण वहां तक चले जाता है। इसमें से एक
का केमिकल कंपाउंड होता है थैलिडोमाइड। ये अगर भ्रूण तक चली जाती है, एम्ब्रियो तक चली जाती है, तो क्या करेगी, वहां पे जाकर विकार उत्पन्न करेगी, मेलफॉर्मेशंस करेगी, जिसके कारण जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, बोन्स जो होंगी वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगी, डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसी ड्रग्स को, ऐसी मेडिसिन्स को अवॉइड किया जाता है ताकि वो भ्रूण तक ना जा पाए। ठीक, लास्टली हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। वैसे तो नॉर्मली हम बोल के रखते हैं कि पैथोजन जो होते हैं ये एक प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जंतु हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इन पैथोजेंस का वैसे तो हम बोलते हैं प्लेसेंटा के द्वारा कोई एंट्री नहीं होती भ्रूण तक, लेकिन कई बार क्या होता है, वायरस अगर मदर में है तो वो वायरस भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और पहुंचकर भ्रूण में भी वायरल इन्फेक्शंस को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं सिफिलिस की, सिफिलिस वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज हो सकता है। तो इस तरह के जो भी डिजीजेस होंगे वो कॉज हो सकते हैं। अगर मदर के अंदर वो वायरस है तो भ्रूण तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से प्लेसेंटा ये दो काम और करता है जिससे कि भ्रूण में डिजीजेस उत्पन्न हो सकते हैं। तो आगे वाले जो थे वो तो एडवांटेजेस थे, ये थोड़े डिसएडवांटेजेस सिम्टम्स हैं। इनके कार्य ऐसे हैं कि भ्रूण तक अगर ये काम करते हैं तो उनके अंदर विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो हमारे फंक्शंस हुए प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा की, कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रही है, निर्माण कैसे हो रहा है प्लेसेंटा का। ठीक है, निर्माण देखिए। सबसे पहले बात हम ये देखते हैं कि प्लेसेंटा दो भागों से मिलकर बनता है। उन दोनों भागों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेटर्नल भाग, पहला भाग होगा मेटर्नल पार्ट जो होगा, मातृक भाग जो होगा वो पहला भाग, और दूसरा भाग होगा फीटल भाग यानी कि भ्रूणीय भाग। इन दोनों से मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण। दूसरी चीज, मैटरनल भाग में पहली भाग जो होती है वो होती है यूटेराइन एपिथेलियम। ठीक है, तो इस तरह से दोनों भाग से तीन तीन भाग पार्ट लेते हैं और पूरे प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं। मेटरनल भाग से, मातृक भाग से सबसे ऊपर की तरफ क्या होती है, यूटेराइन एपिथेलियम यानी कि गर्भाशय की उपकला उपस्थित रहती है। ठीक है, वो भाग लेती है। फिर गर्भाशय के कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक उपस्थित रहते हैं, वो भाग लेंगे। और इसी के साथ गर्भाशय की केशिकाएं जो होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वो वहां पर भाग लेती हैं। तो तीन भाग माता की तरफ से हुए, वहीं तीन भाग भ्रूण की तरफ से होंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम भ्रूण की केशिकाएं या ब्लड वेसल्स क्या
कैपिलरीज भाग लें। फिर भ्रूण का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक भाग लेगा, भ्रूणीय संयोजी ऊतक जो होगा, और फिर लास्ट में कोरियोनिक एपिथेलियम भाग होगा, जो कि हम बोल रहे हैं कि कोरियन जो झिल्ली थी सबसे बाहर की तरफ एम्ब्रियोनिक झिल्ली थी, भ्रूणीय झिल्ली थी, जो कि एक्स्ट्रा भ्रूणीय कहला रही थी, अतिरिक्त भ्रूणीय कहला रही थी, उसमें कोरियन भी थी बाहर की तरफ, कोरियन झिल्ली, उसकी उपकला जो है वो भाग लेगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं माता की तरफ से तो यूटेरस वाला भाग ले रहा है, और यहाँ पे फीटस की तरफ से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली भाग लेगी, मेम्ब्रेन भाग लेंगी, और यहाँ पर यूटेरस गर्भाशय के जो भाग होंगे वहां पर पार्ट लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचनाओं का निर्माण होता है। क्लियर है? ये चीज है कि यूटेरस की कैपिलरीज और फीटस की कैपिलरीज आपस में मिलती हैं, और इस तरह संरचना हमेशा इस तरह से ही होती है। मैं चाहती तो इस चीज को ऊपर लिख सकती थी, पर जिस तरह से अटैचमेंट होता है उस हिसाब से मैंने लिखा है कि ऊपर ये, नीचे की तरफ ये, और इस तरह से एक संपूर्ण प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फॉर्मेशन प्लेसेंटा के निर्माण में ही अब हम बोलते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, दो प्रकार का प्लेसेंटा देखने को हमें मिलेगा। किसके आधार पर देखने को मिलेगा? फीटस की फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर दो प्रकार से प्लेसेंटा भाग लेगा, क्योंकि हमने बोला कि फीटस भ्रूणीय अतिरिक्त झिल्लियां जो हैं, ठीक है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं ये फीटस में उपस्थित रहती हैं, और ये तीन होती हैं। ठीक है, कोरियन, एडेंटॉइस, योग सेल। ठीक है, एम्ब्रियन यहाँ पर भाग नहीं लेगी, क्योंकि एम्ब्रियन तो भ्रूण के आसपास ही रहते हैं। ये तीन प्रकार की झिल्लियां होती हैं, तो कौन सी झिल्ली मिलकर प्लेसेंटा बना रही है उसके आधार पर हम प्लेसेंटा को दो भाग में डिवाइड कर दें, टू पार्ट्स में डिवाइड करें। कोरियन दोनों प्रकार के प्लेसेंटा में देखने को हमें मिलेगी। तो इसके आधार पर पहली हम बोलते हैं कोरियोविटेलाइन, कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा, जिसका मतलब हुआ इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं? योग सैक प्लेसेंटा। ठीक है, इसकी अगर हम संरचना देखते हैं, ठीक है, इस तरह से संरचना उपस्थित रहती है यहाँ पर। राइट, ये क्या है? हमारा योग सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पर ये विलाई है। ठीक है, इन्हें हम कोरियोनिक विलाई भी बोलते हैं, कोरियोनिक सूक्ष्म रसांकुर भी बोलते हैं, और ये रसांकुर भ्रूण के बाहर की तरफ उपस्थित रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा गर्भाशय की भित्ति में ये स्थापित होते हैं।
ठीक है, ये रसायनों के द्वारा वहां पर स्थापित आसानी से हो पाते, इंटीमेट क्लोज कांटेक्ट जो होता है आसपास एक दूसरे से मिलकर बनाने वाला कांटेक्ट स्थापित कर पाते, ठीक है। अब क्योंकि इसका नाम क्या है कोरियोविटिलाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोरियन के साथ, इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, कोरियन भाग के साथ कौन मिल रहा है, यॉर्क सैक, पित्तक कोश मिल रहा है। विटिलाइन मतलब पित्तक कोश से रिलेटेड ही है, यॉर्क से रिलेटेड, पित्तक से रिलेटेड। तो ये दोनों भाग मिलकर अगर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं भ्रूण की तरफ से, एम्ब्रियो की तरफ से, तो इसे नाम देते हैं कोरियोविटिलाइन प्लेसेंटा, राइट। और यहाँ पर हम संरचना भी देख रहे हैं, उसके आधार पर भी आसानी से बोल सकते हैं कि कोरियन जो है वो यॉर्क सैक के साथ मिल रही है और प्लेसेंटा का निर्माण करने में भागीदारी निभाएगी। अपना एक पार्ट दे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर संरचना बनती है। दूसरी बात जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि चलो यहाँ पे विलाय जैसी सूक्ष्म रसायनों जैसी संरचना मिल गई देखने को, लेकिन जो यॉर्क सैक है वो बहुत संवहनी भाग होता है, इसमें काफी बड़ा भाग होता है यॉर्क सैक पित्तक कोश, इसलिए ये इसके साथ आसानी से मिल जाता है, ठीक है। डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा संवहनी भाग है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की संरचना आसानी से देखने को हमें मिल जाती है। और जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का जाल देखने को मिलेगा, रक्तवाहिनियों का जाल नुमा आकृति देखने को मिलेगी, तो इस तरह से यॉर्क सैक की जितनी भी विटिलाइन वेन्स होंगी, शिराएं होंगी, आपस में बहुत ज्यादा सेपरेट होकर यहाँ कोरियन वाले भाग में आ जाएगा, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इस वाले भाग का, तो एग्जाम्पल के वे भी हम देखते हैं ये कि ये प्रोटोथीरियन मैमल्स में या फिर मेटाथीरियन मैमल्स में देखने को मिलता है। इस प्रकार की संरचना मेटाथीरियन या प्रोटोथीरियन मैमल्स में देखने को मिलेगी और मैक्रोपस के अंदर ऐसी संरचना मिल सकती है आसानी से, ठीक है। मैक्रोपस मोस्ट प्रोबेबली मेटाथीरियन में ही मिलेगी, उसमें मैक्रोपस के अंदर कंगारू जिसे हम बोलते हैं उनके अंदर ये संरचना मिलती है। उनके अंदर क्या होता है, जो यूटेरस होता है वहां से यूटेराइन मिल्क, ठीक है, गर्भाशय दुग्ध का स्रावन होता है, यूटेराइन मिल्क यहाँ से सेक्रेट होता है, ठीक है। तो मैक्रोपस में इस प्रकार की संरचना मेटाथीरियन मैमल के अंदर देखने को मिल रही है, जिसे हम बोल रहे हैं कोरियोविटिलाइन प्लेसेंटा। दैट मींस इसका निर्माण कैसे हुआ, कोरियन और यॉर्क सैक से मिलकर, इसलिए इसे हमने नाम दिया कोरियोविटिलाइन, ठीक है। जो संरचना आपस में मिल रही है उनके आधार पर ही इसे नाम दिया गया है।